सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश यानी वो ऐसा गद्यांश जिसे हमने पहले पढ़ा हुआ ना हो, पठित ना हो, आपकी पाठ्य पुस्तक में से ना हो। अब ऐसा गद्यांश जिसे हमने नहीं पढ़ा हुआ, जिस विषय वस्तु को हमने नहीं पढ़ा हुआ, उसको कैसे हल किया जाए ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, गद्यांश को एक बार पढ़ने से यदि मूल भाव स्पष्ट नहीं होता तो आप उसको 2 बार पढ़िए, ठीक है। और बिल्कुल सावधानी से एकाग्रता पूर्वक उसे पढ़िए। उसके अलावा उसके मूल भाव को समझने का प्रयास कीजिए। उसमें दिए गए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें यदि कोई कठिन शब्द हैं उन्हें रेखांकित कर लीजिए। कहीं उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द आ रहे हैं उन्हें रेखांकित कर लीजिए। समासिक पद आ रहा है, कहीं कुछ इस तरीके से व्याकरण संबंधी चीजें आ रही हैं, उसको भी अपने पढ़ते समय उसको रेखांकित कर लीजिए, ताकि यदि आपसे ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका भी उत्तर दे पाए। तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश से ही देना चाहिए, अपने मन या गद्यांश के बाहर से नहीं, ठीक है। और इस बार जो हमारा पाठ्यक्रम में जो बदलाव आया है उसके अनुसार हमें बहुवैकल्पिक अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश दिया जाएगा। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है कि आपका जो गद्यांश और काव्यांश है उसमें आपको प्रश्न के साथ साथ विकल्प भी दिए जाएंगे 4, जिनमें से उचित विकल्प को आपको चुनना है, उसका चयन करना है कि उचित विकल्प कौन सा है। आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान है, एमसीक्यू तो है, हम फटाफट से टिक टिक कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसके लिए बहुत डीप और कीन ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आप आपके सारे ऑप्शन जो होते हैं उसमें सिमिलर से होते हैं, ठीक है। और अगर हमारा जरा सा भी चूक जाता है किसी ऑप्शन में, हमें सिमिलर वालों में तो बहुत मुश्किल होता है देखना। इसलिए जो भाषा में पूछा गया है उस भाषा को बड़ा ध्यान से हमें देखना है कि उसने पूछा क्या है, और हमें रेलेवेंट, बिल्कुल सारे मिलते जुलते उत्तर है तो उसमें से जो उचित विकल्प होगा उसी का चयन करना है। और दूसरी बात ये कि हम प्रश्न संख्या भी लिखेंगे, जो हमारा उसके अंतर्गत, अब प्रश्न 1 है उसके अंतर्गत हमारा पहला वाला क्वेश्चन हमने उत्तर दे रहे हैं, तो पहले का उत्तर हमारा अगर ग पार्ट है तो हम उसमें लिखेंगे कि पहले का ग पार्ट और उसमें मोती अगर उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका चयन करना है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश से ही देना चाहिए। और यहाँ पर तो हमारे पास अब चॉइस है, हमें तो आंसर्स दे रखे हैं, तो हमें अब लिखने वाली समस्या तो है नहीं कि भाई हाँ हमने क्या लिखना है। अब समस्या ये है कि बेस्ट ऑप्शन को कैसे चूज करना है, उसका कैसे चयन करना है, ठीक है। और जहां पर भी कोई विशेष बातें हो उसे रेखांकित कर लें। शीर्षक वगैरह जो संक्षिप्त से संक्षिप्त हो, जिसमें सारा जो हमारा गद्यांश है वो कवर हो रहा हो, ऐसे शीर्षक का चयन करें यदि शीर्षक पूछा जाए, ठीक है। और वो संक्षिप्त होना चाहिए, ये नहीं आप शीर्षक और शिक्षा को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, उसका मिलान कर देते हैं। शीर्षक यानी कि पूरी कथा वस्तु जो आपको दी गई है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड सा, संक्षिप्त सा, उसके लिए आप क्या दे सकते हैं शब्द, वो 1, 2 या 3 शब्दों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन आप उसमें उसको माने कि ये शीर्षक है, ठीक है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा जो पूरे आपकी विषय वस्तु से आपने ग्रहण किया, क्या आपको सीखने को मिला, वो शिक्षा है। तो दोनों में अंतर है, शिक्षा और शीर्षक। उसके पश्चात आपका जिन भी प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं आपको या कठिन लग रहे हैं, तो आप जो बेस्ट उत्तर है उसको आप अपनी तरफ से उसको लिखिए। अब यहाँ आपके समक्ष एक गद्यांश है जिसे मैं पढ़ रही हूँ, आप तैयार रहिएगा अपने मन ही मन में उसके जो जो मैंने आपको बताई है चीजें वो साथ ही साथ लिखते भी रहिए अपनी कॉपी में, ताकि जैसे ही मैं प्रश्न पूछूं आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो। जब कोई वीर पुरुष पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात होती है।
मतलब कोई वीर पुरुष अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कायर कह रहा है कि मैं किसी को क्षमा कर रहा हूं तो वो बड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात, मजाक की बात लगती है। यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो फिर यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। अब बच्चे हैं तो बच्चों का काम होता है भूल करना। ठीक है, आप लोगों से भूल हो जाती है, आप लोग यदि उसे स्वीकार करते हैं तो हम आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है, बजाय इसके कि हम आपको खरा खोटा सुनाए। यदि हम आपकी भूल को क्षमा करते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो उसमें हमारी गरिमा बढ़ती है, हमारी मर्यादा बढ़ती है। इससे उनको सभी का परिचय मिलता है। लेकिन यदि बच्चों को उनकी किसी प्रकार की छोटी मोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डांटा फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। ऐसा करना हमारी भूल ही होगी। यह हमारी कौन सी महानता होगी कि किसी ने कुछ भूल कर दी और हमने उसके बदले उसे 2 हाथ लगा दिए। मनुष्य के समान कोई दूसरा आत्मघाती जीव इस संसार में खोजना मुश्किल है। इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपना ही नुकसान करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। इसके सिवा संसार में ऐसा और कोई दूसरा जीव नहीं है जो अपना नुकसान करने के लिए, जो संसार में अपना नुकसान करने की ताक में लगा रहता हो। हम जो भूल करते चले जा रहे हैं उससे हमारे ही शरीर का क्षय होता है, हमारा ही शरीर टूटता है, विकृत होता जा रहा है। फिर भी मनुष्य गति पर गति करता चला जा रहा है। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और मैं देखूंगी सबसे पहले किसका हाथ खड़ा होगा। कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? कायर और यस जितांश, यस, कायर और कमजोर आप व्यक्ति का पहले ऑप्शंस देखेंगे। जितांश, मैम कायर और किसी को क्षमा करना। किसी को क्षमा करना, बिल्कुल सही जवाब जितांश, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर जितांश। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पर उत्तर भी साथ ही साथ दिया गया है। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? जब हम किसी को क्षमा करते हैं, बलवान विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना, जब हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, जब कमजोर हो। तो क्या आएगा इसमें से? हाँ जी सुरभि बताइए बेटा। हाँ बताइए बेटा। मैम ऑप्शन बी, बलवान विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना। बिल्कुल सही जवाब है सुरभि आपका। हमारा प्रश्न 3 देखेंगे हम। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? जब वह छात्रों को दंड देता है, जब वह शिक्षक के काम को केवल नौकरी समझता है, जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है, जब वह छात्रों की बात को अनसुनी करता है। हाँ जी अर्पिता बेटा बताइए, अर्पिता बताइए। मैम ऑप्शन सी, जब शिक्षक छात्रों की भूल को क्षमा कर देता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका अर्पिता, शाबाश। जब शिक्षक छात्रों की भूल को क्षमा कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है? मनुष्य सभी का हित चाहता है, मनुष्य के समान हितकारी कोई नहीं है, मनुष्य केवल अपना हित करता है, मनुष्य हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है। महक बताना चाह रही है। मनुष्य हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है। वेरी गुड महक, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर महक, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आशा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मैंने आपको कहा था ना
आपके व्याकरण संबंधी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गरिमा का विशेषण बनाइए। गरिमा का विशेषण क्या होगा? गौरव, लगिमा, गुरु, गरिमामय, गरिमा बाला, Can I tell? हु? नहीं, आपने बता दिया, कोई और बताएगा? सुरभि, जितांश और महक ये सब बता चुके हैं, अर्पिता भी बता कर। मैम गरिमा मैम। गरिमामय बिल्कुल सही जवाब है आपका, गरिमामय। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये अपठित गद्यांश जो है समाप्त होता है। इसके आगे दूसरे गद्यांश है जो कि हम आपको अगली कक्षा में करवाएंगे। समय समाप्त होने के कारण अब हम इसे यहीं विराम देते हैं। कल की कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।